Assalamu alaikum, dear students. So today's topic is research objective, then significance of a research and scope of a research. So ये हमारे 3 मेन टॉपिक्स है, इसको हम डिस्कस करेंगे एंड देन लास्ट में हम सिग्निफिकेंस एंड स्कोप ऑफ रिसर्च में हम डिफरेंशिएट करेंगे कि क्या क्या इनमें डिफरेंस है। सो सबसे पहले अगर हम आ जाए तो फॉर्मुलेटिंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव है इसी पे हम फोकस करेंगे। पहले कल हमने उस पे बात की थी टॉपिक पे कि रिसर्च पर्पस स्टेटमेंट पे। इसके बाद हमने हाइपोथेसिस पे बात की थी एंड क्वेश्चन कैसे बनाते हैं उस पे हमने बात की। अब जब हमने एक प्रॉपर रिसर्च क्वेश्चन बनाया है, पर्पस स्टेटमेंट हमारे पास है, इससे हमने क्वेश्चन बनाया है, तो अब हम ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जाएंगे, रिसर्च ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव में जो मेन चीज है, अब जब इसको फार्मुलेट करेंगे, बनाएंगे, जैसे वंस अ रिसर्चर हैज अ क्लियर रिसर्च क्वेश्चन, कल हमने जिस पे बात की थी, दे मस्ट ट्रांसलेट इट इनटू एक्शनेबल माइलस्टोन, यानी इस पे हम एक्शन ले सके, एक्शनेबल, ठीक है। सो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ये कंक्रीट है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं होंगे, क्लियर होने चाहिए, कंक्रीट, ठीक है, क्लियर एंड एक्शन ओरिएंटेड। जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स है, वो जो क्वेश्चंस कल हमने पढ़ा था, इन्हीं क्वेश्चन में जो जो हमने यूज किया था कि क्या क्या होना चाहिए, हमने PICO फ्रेमवर्क को यूज किया था कि पॉपुलेशन है आपका, इंटरवेंशन है आपका, इसके बाद कंपैरिजन, अगर कंपेयर कर रहे हो आप दूसरे ग्रुप के साथ, एंड आखिर में आउटकम्स। तो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है अब वो क्या है? कंक्रीट, क्लियर एंड एक्शन ओरिएंटेड, ठीक है। ये ऐसे स्टेटमेंट होता है दैट आउटलाइन एग्जैक्टली व्हाट द स्टडी इंटेंड्स टू अकम्प्लिश, यानी जो स्टडी है, ये इंटेंशन क्या है स्टडी की, अकम्प्लिश क्या करना चाहती है ये स्टडी, क्लियर। तो वो आपके रिसर्च क्वेश्चन से भी पता चलेगा, और इधर जब आप ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, एक एक ऑब्जेक्टिव्स, वहां से भी पता चलेगा। अब ऑब्जेक्टिव हम कैसे बनाते हैं, आगे जाके हमें अंदाजा होगा कि किस तरह हम एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव को फॉर्मुलेट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में हम देखते हैं कि एक जनरल ऑब्जेक्टिव है और एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। अब जो जनरल ऑब्जेक्टिव है तो स्टेट्स द ओवरऑल गोल ऑफ द स्टडी। जो जनरल ऑब्जेक्टिव है उसमें ओवरऑल गोल ऑफ द स्टडी का हमें पता चलता है, ठीक है। ये एक या दो सेंटेंसेस होते हैं और वो पढ़ के हमें अंदाजा होता है कि जो स्टडी का ओवरऑल गोल है, एम है, ठीक है, वो क्या है। तो ये आपका ना जो ऑब्जेक्टिव है जनरल, ये आपके जो स्टेटमेंट पर्पस है, उसी को ये सिंप्लीफाई करता है असल में। इट डायरेक्टली मिरर्स द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ठीक है। जो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस था, क्या पर्पस है स्टडी का, वो ये क्लेरिफाई करता है जो ऑब्जेक्टिव है, जनरल ऑब्जेक्टिव, ब्रॉड एम है। इसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की तरफ हम आते हैं। एक एक ऑब्जेक्टिव जो हम बनाते हैं, तो ये मेजरेबल स्टेप्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप, यानी फॉर एग्जांपल दीज ब्रेक डाउन the general objective into manageable distinct requirements. For example, they serve as a step-by-step roadmap for data collection and data एनालिसिस। हम डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे और फिर डेटा एनालिसिस कैसे करेंगे, तो हर स्टेप के लिए एक एक ऑब्जेक्टिव हम बनाएंगे। अब अगर नेक्स्ट में हम जाएंगे उस पे एग्जाम्पल में भी जाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में जो हम वर्ब यूज करते हैं, जैसे कल हमने पर्पस में भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे वो हमारे पास जो है ना, वो स्मार्ट होते हैं। स्मार्ट आपको पता है ना कि स्पेसिफिक होते हैं, मेजरेबल होते हैं, अटेनेबल होते हैं, ठीक है। सो फॉर क्वांटिटेटिव रिसर्च स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव मस्ट बी मेजरेबल, ठीक है। आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है स्पेसिफिक, वो मेजरेबल होना चाहिए एंड शुड ऑलवेज बिगिन विद एक्टिव वर्ब्स, ठीक है। वो एक्टिव वर्ब से शुरू होने चाहिए। सो अवॉइड वेग वर्ड्स लाइक टू अंडरस्टैंड। अब टू अंडरस्टैंड जो है ना, ये कोई मेजरेबल टर्म नहीं है, तो ये क्वालिटेटिव टर्म है, क्वांटिटेटिव नहीं है। और टू लर्न, अब हम जब सीखेंगे तो हम तो किसी एक्सपीरियंस से सीखते हैं, सो दैट इज आल्सो क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव। इसीलिए हम यूज करेंगे, देखें, टू आइडेंटिफाई, ठीक है, टू आइडेंटिफाई, टू डिटरमिन, हम मालूम करें, टू कंपेयर, देखिए दो चीजों को हम कंपेयर करेंगे, टू इवेलुएट, एक रिजल्ट हम निकालेंगे, फिर एंड टू असेस,
ये वाले जो है ना ऑब्जेक्टिव्स में हम यूज करेंगे, एक एक ऑब्जेक्टिव में ये एक्शनेबल वर्ब है, एक्शन वर्ब जिसको कहते हैं, ये हम यूज करेंगे। तो ये स्मार्ट जो है ना, ये जैसे स्पेसिफिक, टू आइडेंटिफाई, टू डिटरमिन, टू कंपेयर, टू इवैल्यूएट एंड टू असेस। अब अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो हमें समझ में आएगी कि एक्चुअली कैसे हम ऑब्जेक्टिव्स को फार्मुलेट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम जनरल ऑब्जेक्टिव ले लें। अब जनरल ऑब्जेक्टिव देखो, टू असेस, देखे, टू असेस व्हाट, द इफेक्टिवनेस, देखे, इफेक्टिवनेस ऑफ एन इंटरेक्टिव मोबाइल ऐप। देखिए एक नर्सिस ने एक मोबाइल ऐप बनाई है, ठीक है। अब ये इसके इफेक्टिवनेस देखते हैं मोबाइल ऐप की, किस चीज के लिए, ऑन ट्रीटमेंट एडहेरेंस एमंग हाइपरटेंसिव पेशेंट। जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है, ये ऐसी ऐप है कि ये हाइपरटेंसिव पेशेंट को ड्रग या जो उनके मेडिसिन है एडहेरेंस में हेल्प करती है ये ऐप। यानी इनको याद दिलाती है कि आपका जो है ना पिल टेकिंग टाइम है, अपना जो है अपनी गोली ले ले इस वक्त, ठीक है। ये इस तरह की एक जो है वो एप्लीकेशन है कि ये गोली आप सुबह ले ले, इसको शाम, वो नोटिफिकेशन देती है एप्लीकेशन, जैसे हमारे मोबाइल में एप्लीकेशन होती है ना। तो एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई है नर्सिस ने, या बनवाई है, कि वो देखना चाहती है नर्सिस कि जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है, इनको जो डॉक्टर यूजुअली मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो अगर जाके भूल जाते हैं या इनको पता नहीं होता कि ये मेडिसिन किस तरह लेते हैं, खाने से पहले लेते हैं या खाने के बाद लेते हैं, तो पेशेंट कंफ्यूज होते हैं, तो प्रॉपर एडहेरेंस नहीं होती। तो नर्सिस ने ये एक एप्लीकेशन बनवाई, और इस एप्लीकेशन में ये सारे फीचर मौजूद है कि जैसे ही फॉर एग्जांपल सुबह 8 बज जाते हैं, तो वो अपने जो पेशेंट है उनको नोटिफिकेशन आता है वहां पे। जब वो नोटिफिकेशन को देखते हैं तो उनको कहते हैं कि आप अपना नाश्ता कर ले, और नाश्ते के बाद आपने फॉर एग्जांपल ये मेडिसिन लेनी है नाश्ते के बाद। तो ये जनरल ऑब्जेक्टिव है। देखो, आप जब इस काम किया देखते हैं इफेक्टिवनेस, कि ये जो एप्लीकेशन है इसको हम यूज करेंगे पेशेंट्स में, और इसके बाद हम देखेंगे कि कितना जो है ना ये इफेक्टिव है। यानी पहले लोग एडहेरेंस नहीं थे, मेडिसिन के साथ एडहेरेंस नहीं थी। अब एप्लीकेशन यूज करने के बाद लोगों में अवेयरनेस ज्यादा हो गया है, अब उन्हें पता है कि मेडिसिन अपनी किस तरह लेनी है। क्लियर? तो ये जनरल ऑब्जेक्टिव है। अब हम आते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम कैसे जाएंगे, ये स्टडी कैसे कंडक्ट करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की तरफ जाते हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव है ना, ये आपको स्टेप्स दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू डिटरमिन, सबसे पहले the baseline medication adherence rate, baseline medication adherence rate of hypertensive patient before using the app। अब देखें, सबसे पहले हम मालूम करेंगे टू डिटरमिन। पहला जो है ना हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हमें पता चले कि जो पेशेंट मोबाइल फोन जो वो एप्लीकेशन है यूज नहीं कर रहे हैं, उनमें एडहेरेंस कितना है, पहले तो वो हमें पता चले ना। फॉर एग्जाम्पल 50 लोग हैं, उनमें हम पहले से अब डेटा कलेक्ट करते हैं कि इन्हें कितना पता है कि हाइपरटेंसिव मेडिकेशन किस तरह लेनी चाहिए, ठीक है। ऊडी है, बीडी है, खुराक से पहले, खुराक से बाद, ये सारा हम इनसे डेटा कलेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप कौन सा जो है, ये फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, टू इवैल्यूएट। इवैल्यूएट का मतलब क्या है, पेशेंट ब्लड प्रेशर लेवल एट 4 and 8 वीक पोस्ट इंटरवेंशन। पहले हमें पता चला कि लोगों में एडहेरेंस कितनी है। इसके बाद हमने लोगों में एप्लीकेशन हमने लोगों को दिया, इसका यूज हमने सिखा दिया, ठीक है। पूरा इस पे हमने एक सेमिनार फॉर एग्जांपल कंडक्ट करवाया अपने उन 50 पार्टिसिपेंट को, कि किस तरह ये एप्लीकेशन आप यूज करेंगे, और इस एप्लीकेशन से आपको कैसे जो है ना हेल्प होगी मेडिसिन लेने में। जब आप एप्लीकेशन के लिए उनको इंटरवेंशन देंगे, इनको समझाएंगे कि कैसे इसको यूज करते हैं, इसके बाद मरीज जो है ना ये एप्लीकेशन यूज करना शुरू करेंगे। अब मरीज एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, और 4 हफ्ते बाद और 8 हफ्ते बाद अब दोबारा क्या करेंगे, डेटा लेंगे, ताकि आपको पता चले कि कोई फायदा हुआ कि नहीं हुआ, वो जो एडहेरेंस है उसमें इंक्रीज एडहेरेंस रेट है कि नहीं, अवेयरनेस इंक्रीज है कि नहीं, ठीक है। तो सेकंड स्टेप क्या था, टू इवैल्यूएट। थर्ड स्टेप में आप देख रहे हो टू कंपेयर। देखो, अब आप कंपेयर कर रहे हो किन लोगों को, जिन लोगों ने एप्लीकेशन इस्तेमाल किए, यूज किए, ठीक है, और जिन लोगों ने एप्लीकेशन यूज नहीं की है। इन दोनों ग्रुप को आप कंपेयर कर रहे हो, कि जो ग्रुप ये मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर रहा है, वो लोग ज्यादा अवेयर है आप एडहेरेंस के हवाले से,
बनिस्बत उन लोगों के जो मोबाइल एप्लीकेशन यूज नहीं कर रहे, ठीक है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। तो अगर ग्रुप ए जो मोबाइल एप्लीकेशन यूज करते हैं उनमें ज्यादा अब अवेयरनेस है, ज्यादा एडहेरेंस है, अब वो टाइमली अपने मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, इनको अब पता है कि ये खुराक के साथ है, खुराक से पहले है, खुराक के बाद है, ये सुबह है, ये शाम है, ये दिन में 1 मरतबा 2 मरतबा, ठीक है। अब इनको प्रॉपर पता है, क्यों है, एप्लीकेशन की वजह से। और जो स्टैंडर्ड ग्रुप है जिनमें हमने एप्लीकेशन यूज नहीं किया है, उन लोगों में जब हम देखते हैं तो अवेयरनेस इस तरह नहीं है बनिस्बत उन लोगों के जो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। तो फिर हम कहेंगे, तो आप देखिए ये है कंपेरिजन टू कंपेयर। तो अगर वाकई इस तरह है तो इसका मतलब ये है, देखो अब ऑब्जेक्टिव पे आ जाए, जनरल इफेक्टिवनेस है इस एप्लीकेशन की, ठीक है, यानी इस एप्लीकेशन ने बहुत हेल्प की है कार्डिक पेशेंट के जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है मेडिसिन एडहेरेंस में। क्लियर। तो दिस वाज जनरल ऑब्जेक्टिव एंड नाउ दिस वन इज स्पेसिफिक। देखिए ये स्टेप बाय स्टेप है। सबसे पहले हमने किया क्या, टू डिटरमिन, हमें पता चलना चाहिए ना कि पहले लोगों को कितना पता है। इसके बाद टू इवालुएट, मतलब क्या है कि हमने पेशेंट को एप्लीकेशन यूज करने दिया, फिर 1 महीने बाद और 2 महीने बाद हमने डेटा कलेक्ट किया, और डेटा से हमें पता चला कि ये लोग पहले किस तरह थे और अब एप्लीकेशन यूज करने के बाद किस तरह है। और थर्ड में हमने ये किया कि जो फॉर एग्जांपल जिन ग्रुप में हमने एप्लीकेशन यूज करने नहीं दिया है, जो स्टैंडर्ड ग्रुप है वैसे, ठीक है, उनके साथ अब हम देख रहे हैं कि उनमें ज्यादा अवेयरनेस है या जिन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन यूज किए। तो ये देखिए 3 स्टेप है, तो 3 स्टेप इज इक्वल टू 3 ऑब्जेक्टिव है, 3 ऑब्जेक्टिव्स, टू डिटरमिन, टू इवालुएट, टू कंपेयर। नाउ दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। और ऑब्जेक्टिव्स जब रिसर्च में होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलता है कि सबसे पहले जो है ना वो क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे और आखिर में क्या करेंगे। ये स्टेप बाय स्टेप ऑब्जेक्टिव है, ये जनरल ऑब्जेक्टिव है। और जो पर्पस स्टेटमेंट है वो तो ओवरऑल स्टडी के बारे में आपको पिक्चर देता है कि इस स्टडी से हमारा आगे एम या पर्पस ये है। क्लियर। सो दिस वाज वन ऑफ द एग्जांपल्स। आई होप द मैसेज इज क्लियर। अब हम आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च। ये वन ऑफ द कंपोनेंट है जो मैंने आपको प्रॉब्लम में बताया था, ठीक है, इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स फ्रॉम प्रॉब्लम स्टेटमेंट। वहां पे भी मैंने आपको बताया था ना कि हम टॉपिक जब सेलेक्ट करते हैं तो इसका सिग्निफिकेंस भी देखते हैं कि आया इस टॉपिक का कोई सिग्निफिकेंस भी है या नहीं है। तो अब सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च क्या होता है, अगर इस पे हम चले जाए तो द सिग्निफिकेंस जो है ना ऑफ द रिसर्च, ये द वैल्यूज, क्लिनिकल रिलेवेंस एंड ब्रॉडर इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी, इसको से कहते हैं सिग्निफिकेंस, वैल्यू, ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्लिनिकली रिलेवेंट टॉपिक है या नहीं है ये। जैसे मैंने कहा नर्सेज यूजुअली क्लिनिकली रिलेवेंट टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, क्लिनिकल से पेशेंट से रिलेटेड हो। एंड ब्रॉडर इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी, इसका ब्रॉडर इंपॉर्टेंस जो है ना वो होना चाहिए, अहमियत होनी चाहिए इसकी। तो जो आपके पुलेट एंड बेक बुक है वो एम्फेसाइज करती है कि दैट नर्सिंग रिसर्च डज नॉट एग्जिस्ट इन अ वैक्यूम, ठीक है। असल में जो रिसर्च जो है ना वो कोई ऐसा नहीं है कि वैक्यूम है। इसका क्या फायदा होता है आगे, इसका फायदा होना चाहिए, वो क्या है, इट्स प्राइमरी अल्टीमेट गोल इज टू बिल्ड एन एम्पिरिकल बॉडी ऑफ नॉलेज। जब हम नर्सिंग रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो इसका ना एक गोल होता है अल्टीमेट, और ये है कि एक एम्पिरिकल बॉडी ऑफ नॉलेज आ जाए, प्रूफ आ जाए हमारे पास, टू इम्प्रूव द प्रोफेशन, जिससे ये प्रोफेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाए। जैसे आज आप देख रहे हो ना, जो भी टॉपिक हम सेलेक्ट करते हैं तो इसमें हमने सिग्निफिकेंस अब भी देखना होता है, फिर नर्सिंग से हमने इसको रिलेवेंस देखना है, क्लिनिकल रिलेवेंस, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो हम कहते हैं ना कि आखिर में इसका जो है ना नर्सिंग प्रोफेशन को भी फायदा होना चाहिए। आप जितने भी आर्टिकल उठाते हैं, जैसे सेनाहिल जो है वो इसका आप उसको अगर सर्च करें डेटाबेस को तो सारे नर्सिंग आर्टिकल्स वहाँ पे आपको मिलेंगे। तो वहां से आपको अंदाजा होगा कि कितना जो है ना वो इम्पोर्टेंट है नर्सिंग प्रोफेशन। वो आप देखेंगे कि अच्छा इतने रिसर्चेज हुई है। क्लियर। तो इससे एक फील्ड को भी आपको पता है कि वो तरक्की मिलती है, इंप्रूवमेंट जो है ना वो हो जाती है। तो सिग्निफिकेंस कहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द रिसर्च, ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसका। तो ये इसका हम वैल्यू देखते हैं, फिर क्लिनिकल रिलेवेंस एंड ब्रॉडर इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी। अब अगर हम सिग्निफिकेंस को देखेंगे तो
किन किन एरियाज में हम देखेंगे सिग्निफिकेंस को। सो हाउ फाइंडिंग्स ऑफ रिसर्च विल इम्पैक्ट। सो सिग्निफिकेंस असल में क्या होता है, इम्पैक्ट, इसको याद रखें। 3 कोर डोमेन्स ऑफ नर्सिंग, जो कोर डोमेन्स ऑफ नर्सिंग है 3, इनको कैसे इम्पैक्ट जो है वो करेगी जो फाइंडिंग है, जो भी फाइंडिंग्स आएगी आखिर में। सबसे पहले जैसे द नर्सिंग प्रैक्टिस, ठीक है, जो क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस है, जो रिसर्च आप कर रहे हो या जो रिसर्च हो चुकी है और इसके फाइंडिंग जो आ गई है, इसका आप क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस पे इम्पैक्ट देख रहे हो कि क्या इम्पैक्ट है। हाउ विल दिस स्टडी डायरेक्टली इंप्रूव पेशेंट केयर। ये जो स्टडी हुई है या जो होने जा रही है, उसकी जो फाइंडिंग्स है वो डायरेक्टली पेशेंट केयर को किस तरह इंप्रूव करेगी दिस स्टडी। एंड हाउ विल इट इंप्रूव क्लिनिकल आउटकम्स, जो क्लिनिकल आउटकम्स आएंगे उसको जो है ना वो किस तरह इंप्रूव करेगी। पेशेंट सेफ्टी, क्लियर, पेशेंट सेफ्टी को किस तरह ये इंप्रूव करेगी। हाउ द पेशेंट सेफ्टी विल बी इंप्रूव्ड एंड आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। तो जो स्टडी कंडक्ट होती है उसकी जो फाइंडिंग्स आएगी, those findings, how will those findings directly improve clinical outcomes, quality of life, patient care और patient safety। अब देखिए अगर इनमें से एक चीज है तो देखो इसका मतलब है कि नर्सिंग प्रैक्टिस पे उस स्टडी की फाइंडिंग्स का इम्पैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, इट प्रोवाइड्स अ नॉन फार्माकोलॉजिकल प्रोटोकॉल टू रिड्यूस प्री ऑपरेटिव एंजाइटी। यानी एक स्टडी हुई है, ठीक है, और उस स्टडी के जो फाइंडिंग्स है वो ये है कि हम बगैर मेडिसिन देते हुए किस तरह पेशेंट में प्री ऑपरेटिव एंजाइटी को रिड्यूस कर सकता है। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट सर्जरी के लिए जा रहा है, तो ये जो सर्जरी से पहले एंजाइटी तो होगी, जाहिर बात है। अब हम मेडिसिन ना दे और किस तरह हम जो है ना नर्सिंग इंटरवेंशन दे दें उस पेशेंट को, जैसे काउंसलिंग दे दे, कोई थेरेपी दे दे हम उनके साथ उनको, ठीक है, कोई रिएश्योरेंस है, जो भी है, जिससे पेशेंट की जो प्री ऑपरेटिव एंजाइटी है वो कम हो जाए। तो ये है देखिए नर्सिंग प्रैक्टिस पे उस स्टडी का इम्पैक्ट है। तो सबसे पहले आपने देखा कि इम्पैक्ट कहाँ पे होना चाहिए, टू नर्सिंग प्रैक्टिस। इसकी जो फाइंडिंग है स्टडी की, उस फाइंडिंग से नर्सिंग प्रैक्टिस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए। इसके बाद है द नर्सिंग प्रोफेशन, जो ओवरऑल प्रोफेशन है, ठीक है, जो नर्सिंग डिसिप्लिन है, नर्सिंग प्रोफेशन है, उस पे भी इम्पैक्ट जो है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डज इट एडवांस नर्सिंग साइंस। ये जो स्टडी हुई है इससे नर्सिंग साइंस में किस तरह जो है वो एडवांसमेंट्स आ रही है, एडवांसमेंट। स्ट्रेंथन क्लिनिकल गाइडलाइंस, जो क्लिनिकल गाइडलाइन है उसको ये स्ट्रेंथन कर रही है कि नहीं ये फाइंडिंग। और बिल्ड नर्सिंग ऑटोनॉमी, या नर्सिंग ऑटोनॉमी में जो है ना इसका कोई किरदार है कि नहीं। तो हम ये भी देखेंगे कि ये जो स्टडी की फाइंडिंग्स है, हाउ इट हाउ इट इम्प्रूव द नर्सिंग प्रोफेशन। क्लियर, नर्सिंग प्रोफेशन को किस तरह ये इम्प्रूव करेगी या करती है। एंड द नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन, जो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे नर्सिंग मैनेजर है, इनके लिए यानी स्टडी कोई फायदा है इस स्टडी का कि नहीं। सो हाउ कैन नर्स मैनेजर्स यूज दिस डेटा, यानी जो फाइंडिंग्स है ये, ठीक है, फाइंडिंग्स टू मॉडिफाई हॉस्पिटल पॉलिसीज, एलोकेट रिसोर्सेज बेटर और अपडेट द एकेडमिक नर्सिंग करिकुलम। अब जो भी स्टडी हुई है नर्सिंग रिसर्च, जो भी नर्सिंग रिसर्च कंडक्ट हुई है, आप देखेंगे कि इन तीनों में कम से कम एक पे इम्पैक्ट है या नहीं है। अगर कोई नर्सिंग स्टडी जो है वो कंडक्ट हुई है और उस स्टडी का न नर्सिंग प्रैक्टिस पे कोई इम्पैक्ट है, न प्रोफेशन को कोई जो है ना इसका वो है इम्प्रूवमेंट के लिए, एंड न कोई नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन को वो स्टडी जो है हेल्प कराती है, तो इसका मतलब यह है कि वो स्टडी जो है इसका कोई सिग्निफिकेंस नर्सिंग के लिए नहीं है, नार फॉर द नर्सिंग प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन इन नर्सिंग। तो स्टडी इररिलेवेंट है हमारे नर्सिंग के लिए। इसलिए सिग्निफिकेंस जो है इंपॉर्टेंस को ही कहते हैं। और जो भी हम नर्सिंग में रिसर्च कंडक्ट करते हैं,
इनका इन एरियाज में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ज़रूर होना चाहिए। पेशेंट केयर पे, क्लिनिकल आउटकम्स पे, पेशेंट सेफ्टी पे, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे, इस तरह क्लिनिकल गाइडलाइंस को स्ट्रेंथन करे, बिल्ड नर्सिंग ऑटोनॉमी को, फिर नर्सिंग साइंसेस जो है इसको इम्प्रूव करे, ठीक है। एंड इसी तरह जो है हमारे मैनेजर्स है, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर्स है, उनको जो है ना इनके लिए कोई हेल्पफुल हो, जैसे नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन के लिए कोई स्टडी हुई है, इसको कैसे कम कराए। फिर जो है ना हॉस्पिटल में नर्स टू पेशेंट रेशो का मसला है, इस पर स्टडी है, तो मैनेजमेंट के लिए वो स्टडी है। तो इसका मतलब ये कि जो भी हम नर्सिंग रिसर्च कंडक्ट करते हैं उनका हम फिर इम्पैक्ट देखते हैं कि इसका आखिर में जाके इम्पैक्ट कहाँ पे होगा, मरीज के ऊपर होगा, पेशेंट सेफ्टी के क्वालिटी जो भी है, प्रोफेशन के लिए क्या इसका जो है वो किरदार है, एंड नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या किरदार है स्टडी। तो इसीलिए हम इम्पैक्ट जब देखते हैं इन एरियाज में हम देखते हैं और इम्पैक्ट होना चाहिए। अगर इम्पैक्ट नहीं है इन एरियाज पे तो वो स्टडी इररिलेवेंट है टुवर्ड द नर्सिंग। अब हम आते हैं कि स्कोप ऑफ रिसर्च। एक आपने देख लिया ना सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस से आपके जहन में क्या आया, इम्पैक्ट, इंपॉर्टेंस। अब आता है स्कोप ऑफ द रिसर्च। हम कहते हैं ना कि क्या स्कोप है इस चीज का। तो स्कोप असल में आपको बताता है कि बाउंड्रीज क्या है, पैरामीटर्स क्या है, ठीक है। तो बाउंड्रीज इसके साथ याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बाउंड्रीज। हम कहते हैं ना कि ये इसका स्कोप ये है, यानी इस एरिया के अंदर जो है ना ये प्रोफेशन चलता है, इस एरिया के अंदर जो है ना आप काम कर सकते हो। सो द स्कोप ऑफ द रिसर्च डिफाइन, जिसे हम कहते हैं कि नर्सिंग स्कोप बहुत ज्यादा है। स्कोप मतलब क्या है, बाउंड्रीज ज्यादा है। आप पाकिस्तान से बाहर जब जाएंगे तो और स्कोप जो है ना इसका वो बहुत ब्रॉडर स्कोप है। आप अमेरिका जाते हो, आप इंग्लैंड जाते हो, आप अरबिक कंट्रीज जाते हो, गल्फ में। अब देखिए ये स्कोप है, बाउंड्रीज है, क्लियर। कुछ डिग्रीज फॉर एग्जांपल है कि भाई वहां पे इनका कोई स्कोप नहीं है, बाउंड्री नहीं है वहां पे। सो द स्कोप ऑफ द रिसर्च डिफाइन द एग्जैक्ट पैरामीटर। अब जो रिसर्च का स्कोप है हम ये पैरामीटर बताएंगे, बाउंड्रीज एंड लिमिट्स ऑफ द स्टडी। तो दो चीजें आप याद रखें, दो चीजें, स्कोप क्या है, बाउंड्रीज है, एंड पैरामीटर्स। इट टेल्स द ऑडियंस प्रिसाइजली व्हाट इज इन एंड व्हाट इज आउट। कौन सी चीजें यहाँ पे शामिल है और कौन सी चीजें शामिल नहीं है। जैसे एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, एक्सक्लूजन और इंक्लूजन क्राइटेरिया वगैरह, यानी ये स्टडी किस चीज के लिए है और किन चीज के लिए नहीं है, कहाँ ये स्टडी यूज हो सकती है और कहाँ पे यूज नहीं हो सकती। सो इट कीप्स अ स्टूडेंट रिसर्च प्रोजेक्ट रियलिस्टिक, ठीक है, मैनेजेबल एंड फीजिबल। अब अगर हम आगे एग्जाम्पल के साथ फर्दर हमें समझ में भी आएगी। अब जो स्कोप है ना ये कहाँ पे है, ये वही लास्ट में अगर आपको याद हो PICO, ठीक है। तो स्कोप हम देखते हैं कि द स्कोप एक्सप्लिसिटली आइडेंटिफाइज द पॉपुलेशन, ठीक है। ये जो स्टडी हुई है किन पॉपुलेशन पे, तो द एग्जैक्ट इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया पॉपुलेशन। जैसे ओनली एडल्ट पेशेंट एज 18 to 60, इस स्टडी के जो फाइंडिंग्स है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ कहां पे एप्लीकेबल है, इधर 18 to 60 ईयर में, विद द प्राइमरी डायग्नोज ऑफ एस्थमा और आस्थमा। जो आस्थमेटिक पेशेंट है और 18 to 60 है, उन्हीं में ये फाइंडिंग एप्लीकेबल है। जो भी स्टडी की फाइंडिंग है उधर आप लोगों ने देख लिया ना ऊपर, तो ये स्कोप है। अब अगर आस्थमेटिक पेशेंट नहीं है, कार्डिक पेशेंट है, तो ये स्टडी की जो फाइंडिंग्स है इट इज नॉट फॉर द कार्डिक पेशेंट, इट इज फॉर द आस्थमेटिक पेशेंट, एंड दैट पेशेंट मस्ट बी बिटवीन 18 and 60 years, क्लियर। तो स्कोप एक ये पॉपुलेशन। इसी तरह इसका स्कोप नर्सिंग स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ये है स्कोप पॉपुलेशन। दूसरा आप देखते हैं कि सेटिंग, किस सिटिंग में ना ये स्टडी जो है वो कंडक्ट हुई थी, या किस सिटिंग में आप इसके फाइंडिंग्स को यूज करते हैं। सो द जियोग्राफिकल और इंस्टीट्यूशनल बाउंड्री, जैसे रिस्ट्रिक्टेड टू मेडिकल ICU ऑफ 2 टीचिंग हॉस्पिटल, ये जो स्टडी फॉर एग्जांपल कंडक्ट हुई थी, ठीक है, तो ये देखे रिस्ट्रिक्टेड टू द मेडिकल ICU ऑफ 2 टीचिंग हॉस्पिटल।
देखिए अब स्कोप जो है ना बहुत लिमिटेड है, देखो आप देख रहे हो, लिमिटेड स्कोप है, रिस्ट्रिक्टेड है। टाइमलाइंस, so the specific duration of data collection was data gathered between September and December 2026। अब आप फर्दर देख रहे हो क्योंकि इसमें सीजनल इफेक्ट आएगा ना, सीजनल इफेक्ट, जैसे कुछ सीजन में आप देखेंगे एलर्जिन ज्यादा होते हैं तो आस्थमा इससे बढ़ेगा, फिर कुछ सीजन में ये होता है कि वो एलर्जिन एनवायरनमेंट में कम हो जाते हैं तो फिर आस्थमा का जो अटैक है वो कम होता है। इसीलिए देखो टाइम स्कोप देखो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने हैं, इन्हीं में ये जो है ना वो हमने ये स्टडी कंडक्ट कराई है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइमलाइन, क्लियर। उसे आप सीजन देखेंगे, वहाँ मौसम कैसा होता है फॉर एग्जांपल, क्योंकि अस्थमेटिक पेशेंट है ना ऊपर फॉर एग्जांपल आप देख ले। एंड द वेरिएबल्स, द एग्जैक्ट फोकस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे इनका फोकस क्या था, excluding outside factor. For example, measuring medication compliance but not analyzing dietary habit. For example, आपका फोकस क्या था, मेडिसिन कंप्लायंस पे, कि पेशेंट प्रॉपरली मेडिसिन ले रहा है कि नहीं ले रहा, क्लियर। प्रॉपरली का मतलब है कि प्रॉपर डोज ले रहा है कि नहीं, प्रॉपर टाइम पे ले रहा है कि नहीं, क्लियर। ये है प्रॉपर मेडिसिन एडहेरेंस और कंप्लायंस, बट नॉट एनालाइजिंग डाइटरी हैबिट्स, लेकिन आप डाइटरी हैबिट्स पे फोकस नहीं करते, आपका सिर्फ वेरिएबल जो फोकस वेरिएबल है वो क्या है, मेजरिंग मेडिकेशन कंप्लायंस, दिस इज वेरिएबल। अब स्कोप का आपको पता चल गया कि स्कोप क्या है, बाउंड्रीज है, पॉपुलेशन कौन सा है आपका, ठीक है, जैसे अस्थमेटिक 18 to 60। सेटिंग, स्टडी कहाँ पे कंडक्ट हुई है, कम्युनिटी पे, ये एप्लीकेबल है इसके फिर फाइंडिंग, या ये हॉस्पिटल स्टडी है, जनरल वार्ड स्टडी है, आईसीयू स्टडी आप देखें आईसीयू स्टडी है, और 2 हॉस्पिटल्स की ये स्टडी है, टीचिंग हॉस्पिटल। टाइमलाइन आपने देख लिया कि 4 मंथ टाइमलाइन है और वो सितंबर टू दिसंबर, ठीक है, ये टाइमलाइन है। वेरिएबल आपका फोकस क्या था, मेजरिंग मेडिकेशन कंप्लायंस, तो इसका स्कोप कहाँ तक महदूद है, कंप्लायंस तक, डाइटरी हैबिट्स तक नहीं। अब अगर दूसरा बंदा स्टडी कंडक्ट करना चाहते हैं और वो साथ में डाइटरी हैबिट्स देख रहे हैं तो वो इस स्कोप से बाहर जा रहा है, क्योंकि आपका जो है स्कोप कहाँ तक है, मेजरिंग मेडिकेशन कंप्लायंस, वो फिर अपना गैप वगैरह निकालेंगे अलग बात है, लेकिन स्कोप का आपको पता चल गया कि स्कोप जो है ना वो असल में पैरामीटर्स होते हैं, बाउंड्रीज है। अब अगर हम डिफरेंस को देखें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिग्निफिकेंस एंड स्कोप, अब आपको पता चल गया कि स्कोप सिग्निफिकेंस जो है इट इज अबाउट द इम्पैक्ट, रिमेंबर क्या होता है, ये इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट, क्लियर, इसमें आप इम्पैक्ट याद रखें, और जो सिग्निफिकेंस है, और स्कोप क्या होता है, स्कोप में आप बाउंड्रीज याद रखें, बाउंड्रीज, ठीक है, स्कोप में आप किस चीज को याद रखें, बाउंड्रीज को, आप देख रहे हो बाउंड्रीज। सो सिग्निफिकेंस इज अबाउट इम्पैक्ट, डेप्थ एंड वैल्यू, क्या इंपॉर्टेंस है इस रिसर्च का, इट लुक्स आउटवर्ड एंड आंसर द क्वेश्चंस, यानी वो फाइंडिंग से पता चलता है ना कि जो मसला था, क्या आपकी जो फाइंडिंग्स आई है, व्हाई डज दिस स्टडी मैटर, हाँ, सिग्निफिकेंस आपको ये बताएगा कि व्हाई डज दिस स्टडी मैटर्स, ये स्टडी क्यों मैटर करती है, व्हाई डज दिस स्टडी मैटर, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल आपने कहा कि जो स्टडी वो कंडक्ट हुई है, अब इसका फायदा ये है कि मेडिसिन के बजाय हम पेशेंट की काउंसलिंग करें तो इसमें ये होता है कि प्री ऑपरेटिव एंजाइटी कम हो जाती है, इसीलिए दिस स्टडी मैटर्स। स्कोप क्या है, इज अबाउट बाउंड्रीज, ब्रेड्थ एंड लिमिट्स, कहाँ तक हम जा सकते हैं और फिर हमारे लिमिट्स कहाँ तक है। सो इट लुक्स इनवर्ड एंड आंसर द क्वेश्चन वेयर डज दिस स्टडी स्टॉप, ठीक है, जैसे अस्थमेटिक में आप लोगों ने देख लिया कि ये स्टडी आईसीयू के लिए है, क्लियर, और हम सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन कंप्लायंस या एडहेरेंस देख रहे हैं, हम डाइटरी चेंजेस पे फोकस नहीं कर रहे, तो आपका लिमिट क्या है, डाइटरी फोकस ये नहीं है आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन एडहेरेंस और कंप्लायंस है। सो ये आपके बाउंड्रीज है, स्कोप, सो सिग्निफिकेंट एंड स्कोप। तो मैं यहाँ पे सिंपल आपको बताऊं कि सिग्निफिकेंस क्या था, फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपली बताऊं तो सिग्निफिकेंस ये था कि मेडिसिन या मेडिकेशन
एडहेरेंस। ठीक है, ये क्या था? मेडिकेशन एडहेरेंस, ये आपका सिग्निफिकेंस था। क्लियर? मेडिकेशन एडहेरेंस। और स्कोप क्या है? जो स्कोप है आपका, मैं यहाँ पे, ये स्कोप ये है कि बस आप यहां तक थे और आपका नो फोकस ऑन डायट्री, ठीक है, मैनेजमेंट, इस पे आपका फोकस नहीं है। ये आपका जो है ना स्कोप है। मेडिकेशन एडहेरेंस तक आप जा रहे हो, ये आपका जो है ना सिग्निफिकेंस है, स्टडी के जो आउटकम्स आ रहे हैं। तो ये आपका स्कोप कहाँ तक है? यहाँ तक ही है, एडहेरेंस तक। ये आपके स्कोप से बाहर है। ठीक है, हम कहेंगे कि ये अब ये लिमिट है, इसको आप नहीं छेड़ रहे। सो इट इज बाउंड्री। इट लुक्स इनवर्ड एंड आंसर द क्वेश्चन वेयर डज दिस स्टडी स्टॉप। तो स्टडी स्टॉप होती है मेडिकेशन एडहेरेंस पे, और ये आपका स्कोप से बाहर है। क्या? डायट्री मैनेजमेंट। इस पे आपका फोकस नहीं है। क्लियर? सो स्कोप इज boundary and significance is impact. Clear? This was a very short lecture, लेकिन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम क्वेश्चंस आते हैं सिग्निफिकेंस एंड स्कोप पे। सो सिग्निफिकेंस ये है कि ये स्टडी आप जाके इसका इम्पैक्ट क्या है, और इम्पैक्ट कहाँ पे आप देखते हो? नर्सिंग प्रैक्टिस पे। क्लियर? फिर आप देख रहे हो इम्पैक्ट नर्सिंग प्रोफेशन पे, और फिर आप कहाँ पे देख रहे हो? नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन। ये इम्पैक्ट एरियाज है। स्कोप जो है वो आपके बाउंड्रीज एंड पैरामीटर को डिसाइड करता है, और स्कोप का मतलब है कि आपका पॉपुलेशन क्या है, सेटिंग कहाँ पे है, कौन सी सेटिंग है जहाँ आप स्टडी कंडक्ट कर रहे हो, टाइमलाइन क्या है, एंड वेरिएबल्स, कौन से वेरिएबल पे आप फोकस कर रहे हो, वो स्कोप है। यहाँ पे स्कोप क्या है? मेडिकेशन कंप्लायंस, ये आपका स्कोप है। बट नॉट एनालाइजिंग डायट्री हैबिट्स, ये आपका स्कोप नहीं है। क्लियर? तो स्कोप में इन चीजों पे आपने फोकस करना है, ये जो 4 चीजें हैं। क्लियर? ओह, माय बैटरी इज रनिंग लो। क्लियर? सो ये 4 चीजें इस पे आपने फोकस करना है स्कोप के लिए। और जो यहाँ पे हम आएंगे सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस के लिए आपके पास ये एरियाज है, और इन एरियाज में फिर आप अंदर जब देखेंगे तो बहुत सारे ये है ना, जैसे नर्सिंग प्रैक्टिस में फिर पेशेंट केयर है, क्लिनिकल आउटकम्स है, पेशेंट सेफ्टी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे नर्सिंग साइंस, स्ट्रेंथ एंड क्लिनिकल गाइडलाइंस एंड बिल्डिंग नर्सिंग ऑटोनॉमी, और इस तरह फिर हॉस्पिटल पॉलिसीज वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। तो सिग्निफिकेंस में ये चीज़ें आ रही है कि इम्पैक्ट होगी ये चीज़ें, और स्कोप में कौन इम्पैक्ट होंगे और कौन नहीं होंगे, तो दैट इज स्कोप। आई होप द मैसेज इज क्लियर। फिर ऑब्जेक्टिव्स, जनरल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक हमने बात की, और जनरल ऑब्जेक्टिव मैंने कहा था कि इज काइंड ऑफ जो है वो समरी है आपका पर्पस स्टेटमेंट का, और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है कि किस तरह आप स्टडी कंडक्ट कर रहे हो। सो आई होप द मैसेज इज क्लियर। विश यू ऑल द बेस्ट।